नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, समझने लायक है और बार बार पढ़ा हुआ है। ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं है। नेट में अपन कह सकते हैं कि इसके डायरेक्ट एज सच क्वेश्चन नहीं आते, मिक्सअप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पहले भी अपन ने बात की थी, ठीक है कि नहीं है। जबकि आईआईटी जैम और जो एमएससी एंट्रेंस लेवल एग्जाम होती हैं उनमें इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो लो लेवल जो स्टूडेंट हैं एग्जाम्स के हिसाब से उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। गेट वगैरह में भी इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है कि नहीं है। वो सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। लैम्डा मैक्सिमम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है। उसमें ज़्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है। इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली है क्या, तो आपने देखा था मैंने आपको वाइब्रेशनल करवाया है, रोटेशनल करवाया है, वाइब्रेशनल करवाया है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली क्या होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, ठीक है कि नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आप सब लोगों को पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है वो तो कहलाता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाना होता है वो कहलाता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्चुअल में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांजिशन होता है वो होमो ल्यूमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच का ट्रांजिशंस है, ठीक है कि नहीं है। इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके रीजन की, फिर मोटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है यूवी विजिबल रीजन में ही अपीयर होती है। तो आपको पता है रीजन्स के बारे में कि आपका इधर मान लीजिए कि एक्सरे रीजन है, ठीक है, ये एक्सरे रीजन है, और इसके जस्ट पड़ोस में होता है यूवी रीजन, ये यूवी रीजन है, और यूवी के जस्ट पड़ोस में होता है विजिबल रीजन। कौन सा होता है? विजिबल रीजन, ठीक है। और इसके जस्ट पड़ोस में होता है इंफ्रारेड रीजन। कौन सा होता है? इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो सेंट्रल पार्ट है वो आपका विजिबल माना गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो विजिबल में है क्या? विजिबल में है विबग्योर मेनली। क्या है? विबग्योर। ये ध्यान रखना आप, जनरल वीडियो में भी बताया हुआ है मेरा, ठीक है। तो रेड की इंफ्रा पोजीशन जो होती है वो इंफ्रारेड कहलाती है, ठीक है। और वोयलेट का अल्ट्रा वोयलेट रीजन यूवी रीजन कहलाता है, ठीक है नहीं। तो एक्चुअल में जो रेंज है, इस विबग्योर की बात लेते हैं जिसमें विजिबल पार्ट अपना होता है, वो रेंज होती है लगभग 400 से 780 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। बोलने वाले 400 से 800 भी बोलते हैं, 380 से 780 भी बोलते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन एक स्टैंडर्ड रीजन जो है वो यही है, ठीक है। और यूवी रीजन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है। तो यूवी रीजन भी आप ये कह सकते हो कि ये 10 नैनोमीटर से और ऑलमोस्ट 400 नैनोमीटर के बीच का रीजन है यूवी रीजन, ठीक है कि नहीं। इस यूवी रीजन के 2 पार्ट्स हो रखे हैं, 2 पार्ट हो रखे हैं, ठीक है। एक रीजन जो विजिबल के नजदीक कहलाएगा वो कहलाएगा नियर यूवी, जिसको अपन क्वार्ट्ज यूवी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? क्वार्ट्ज यूवी। किस नाम से? क्वार्ट्ज यूवी। क्वार्ट्ज यूवी के नाम से जानते हैं। और ये 200 से 400 नैनोमीटर के बीच का रीजन है। कितना भी क्वार्ट्ज यूवी है वो 200 से 400 के बीच का रीजन है। अब बच गया कौन सा आपका? 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच का रीजन। ये रीजन कहलाता है भाग यूवी। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये आपके विजिबल से दूर है,
ठीक है। और इसको हमने एक नाम और दिया है वैक्यूम यूवी। क्या दिया हुआ नाम? वैक्यूम यूवी नाम दिया है। वैक्यूम क्यों दिया है? क्योंकि जो अपने बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगे, जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशंस यहाँ पे होगा, वो बेसिकली 4 प्रकार के ट्रांजिशंस के कारण होता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगा, डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। पहला ट्रांजिशन है ये वाला, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दूसरा है N2 सिग्मा स्टार। तीसरा है पाई टू पाई स्टार, ठीक है। और लास्ट वाला है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये 4 ट्रांजिशन है, जिसमें से आगे पीछे घूम फिर के अपने पास जो काम के जो ट्रांजिशन है वो 2 ही ट्रांजिशन है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, एक N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है, ठीक है नहीं है। तो ये वाले जो ट्रांजिशन है मेनली कौन से रीजन में अपीयर होते हैं? नियर या क्वार्ट्ज यूवी रीजन में। और जो काम के नहीं है वो कौन से रीजन में अपीयर होते हैं? वो होते हैं फार यूवी रीजन में। इसलिए इसको वैक्यूम यूवी भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे काम के यानी कि यूजफुल जो ट्रांजिशन है वो अपीयर नहीं होते ज्यादातर जो है। इसीलिए जो नियर यूवी या क्वार्ट्ज यूवी है उसको मेन इन्वेस्टिगेशन रीजन कहा गया है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है नहीं है। और इसमें आपको पता है अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड आपका इस रीजन में एब्जॉर्ब होता है तो वो कलर शो करता है। क्या शो करता है? कलर शो करता है, ठीक है। तो ये कप्लीमेंट्री जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कप्लीमेंट्री कलर शो करेगा। कोई दिक्कत? रीजन बहुत सिंपल है, एक एक रीजन के बारे में आप डिटेल से बता सकते हो। नेक्स्ट जो बात है अपनी वो है मोटिव की। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मोटिव है वो आपको पता लग गया। एक तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा, नॉन बॉन्डेड और पाई, इनकी आइडेंटिफिकेशन करता है कि जो अपना किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के अंदर है। क्या लोन पेयर भी है? क्या पाई बॉन्ड भी है? सिग्मा बॉन्ड तो होते ही होते हैं, क्या पाई बॉन्ड भी है? ठीक है नहीं है। और बेसिकली ये क्या करता है? आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेशन, ठीक है। और जब शुरुआत में इसकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की चर्चा होने लगी थी तब ये बेसिकली बेंजीन और बेंजीन रिलेटेड कंपाउंडों के लिए ही प्रिफर की जाती थी। यानी कि किसी भी अननोन कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग है तो उसका आइडेंटिफिकेशन अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते थे, ठीक है नहीं। हालांकि आज जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आज भी करती है, लेकिन ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सटेंट को भी आइडेंटिफाई करता है, नॉर्मल आपके कॉन्जुगेशन को भी आइडेंटिफाई करता है। तो इसका जो मोटिव है वो क्या है? वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्जुगेशन। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली फॉर डिटेक्टिंग, देखो लिखा हुआ है, डिटेक्टिंग द प्रेजेंस एंड इल्यूसिडेटिंग द नेचर ऑफ कॉन्जुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड और एरोमेटिक रिंग्स, ठीक है। और जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की या जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी स्ट्रेंथ जो है, देखो लैंग्वेज देखना, लाइज इन इट्स एबिलिटी टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और एरोमेटिक कॉन्जुगेशन विद इन द मॉलिक्यूल। मैंने जो बोला वही है, ठीक है नहीं। बस ये ध्यान रखना कि इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इस यूवी विजिबल रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है मॉलिक्यूल जब भी एब्जॉर्ब करेगा तो अपने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉनों को कहां लेके जाएगा? वो एक्साइटेड स्टेट। मेनली मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करते हैं, इसी कारण से इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब आप कहोगे सर कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है। बात सही है आपकी, ठीक है। और वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं। क्या वो ट्रांजिशंस नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे वो ट्रांजिशंस। इसी कारण से यहाँ पे लाइंस की बजाय बैंड मिलता है पूरा का पूरा। क्या मिलता है? बैंड मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूवी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवी बैंड। तो वो जो बैंड आया है वो रोटेशन लेवल में जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशंस हो रहे हैं, उन ट्रांजिशंस की जो लाइंस आ रही है उन लाइंसों का एक क्लस्टर बन जाता है, ओवरलैप होने लग जाती है वो। और वो किसका रूप ले लेती है?
एक बैंड का रूप ले लेती है, और उस बैंड को क्या कहा जाता है बेटा, यूवी बैंड कहा जाता है। तो आई थिंक समझ में आ गया हो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसका रीजन क्या है और इसका मोटिव क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत। अब हम जो चलेंगे इसकी थ्योरी के ऊपर चलेंगे कि अपने इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी थ्योरी क्या है। ठीक है, नहीं है। तो थ्योरी में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा काम केवल कंसेप्ट समझाना है, आपको थ्योरी खुद को कंसीडर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखी हुई है थ्योरी उससे कोई मतलब नहीं है अपन को। ठीक है, आपको मतलब होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमएससी और मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की एग्जाम्स देंगे, उनके ये काम की थ्योरी हो सकती है। ठीक है, वो कंसिडर कर लेना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमेशा और हमेशा, आपको मैंने पहले भी बताया था, होमो टू ल्यूमो होगा। क्या होगा, होमो टू ल्यूमो, यानी कि जो फील्ड है, जो ऑर्बिटल फील्ड है और जो ऑर्बिटल क्या है आपका अनफील्ड है, भरा हुआ नहीं है, वहां पे ट्रांजिशंस बेसिकली ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, नहीं, ये इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ही होगा। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो है वो कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को बेसिकली हमें यहां पे कंसिडर करना है। तो आपको मैं बता दूं कि अपने पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिग्मा बॉन्डेड, सेकंड पाई बॉन्डेड और थर्ड होते हैं नॉन बॉन्डेड। ये 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो इन्हीं कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन अकेला सिग्मा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा किसमें मिलते हैं, कपल के रूप में मिलते हैं, पेयर्ड के रूप में मिलते हैं। ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन की कहानी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो कोई दूसरा सिग्मा ऑर्बिटल मिक्स हुआ होगा, कोई दूसरा पाई ऑर्बिटल मिक्स हुआ होगा। तो जब इलेक्ट्रॉनों ऑर्बिटलों की मिक्सिंग होती है तो आपको अच्छी तरह पता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से होती है, एलसीएओ मेथड से होती है, नहीं होती। और एलसीएओ मेथड से होती है तो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं बेटा, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जन्म होता है। और उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे सिग्मा और सिग्मा को जब अपन मिक्स करेंगे तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इस प्रकार से। ऐसे ही पाई और पाई को जब मिक्स करेंगे तो 2 प्रकार के बनेंगे, एक तो पाई बनेगा और एक पाई एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, नॉन बॉन्डेड पार्टिसिपेट लेता नहीं है बॉन्डिंग में, इसलिए नॉन बॉन्डिंग कंडीशन में ही रहेगा। कौन सी कंडीशन में रहेगा बेटा, नॉन बॉन्डेड कंडीशन में ही ये रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास कितने प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, अपने पास बन गए 5 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नहीं है। और आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अपनी एनर्जी को लोअर करते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अपनी एनर्जी को हाई ले जाते हैं नॉर्मल लेवल से, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नहीं है। तो एमिशन एब्जॉर्प्शन बोथ आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एलसीओ मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये दिमाग में चलना चाहिए कि अपने किस हिसाब से ऑर्बिटल्स ये अरेंज होते हैं। तो जितना एनर्जी को क्या करेगा वो एमिट करेगा, उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, तो गैप बन जाता है ऑर्बिटल्स के बीच में। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स मैंने लिखे हैं इनमें भी गैप बन जाता है, और गैप किस हिसाब से बनता है, सबसे लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिटल है, जो सबसे लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है वो तो सिग्मा है आपका, ये सिग्मा। ठीक है, और उसके बाद जो एनर्जी होती है वो पाई ऑर्बिटल की होती है, उसके बाद नॉन बॉन्डेड की होती है। ठीक है, उसके बाद किसकी होती है बेटा, पाई स्टार की होती है, और सबसे हाई एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा स्टार की होती है। अब आप कहोगे सर ये ऑर्डर कैसे आया,
ठीक है कि नहीं? मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा है या पाई है? तो आप कहोगे सर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब स्टेबल है। स्टेबल जितना होगा उतनी एनर्जी कम होगी उसकी, ठीक है कि नहीं? और जिसकी बॉन्डिंग जितनी स्टेबल है उसकी एंटी बॉन्डिंग उतनी ही अनस्टेबल होगी। देखो सबसे ऊपर जा रहा है, ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे जो है ये वाले जो है आपके तीन एनर्जी लेवल्स, ये तीन एनर्जी लेवल्स होमो का रोल प्ले करते हैं। किसका रोल प्ले करते हैं? होमो का, होमो का कर दिया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहां पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकते हैं और यहां पे भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इन तीन एनर्जी लेवल्स में ही हो सकते हैं। और ये जो दो एनर्जी लेवल्स मैंने लिखे हैं ये किसका रोल प्ले करते हैं? ये ल्यूमो का करते हैं। यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह है, खाली पड़े हैं, ठीक है? ये तीन भरे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से अगर मैं ट्रांजिशन करवाऊंगा तो कितने प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे? सोचो एक बार, 5 ट्रांजिशन हो गए, 3 से 2 में जाएंगे, 1 2 3, तो ये तीन सारे एक इसमें जाएंगे, 3 इसमें जाएंगे, टोटल 6 टाइप के ट्रांजिशन हो गए। तो वो सारे ट्रांजिशन अपन को कंसिडर करना है। तो 1 बाई 1 अपन देख लेते हैं। वो सबसे पहला ट्रांजिशन मैं करवाने जा रहा हूं। सबसे पहला ट्रांजिशन यहाँ पे ये हो रहा है। ये कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है? ये हो रहा है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है? पहला ट्रांजिशन, कोई दिक्कत? दूसरा ट्रांजिशन है, देख लो इधर, ये वाला कौन सा है? पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, हो गया। तीसरा ट्रांजिशन जो है मैं वापिस यहीं से यहीं लेके जाऊंगा। देखो इधर कौन सा है? ये सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। और एक ट्रांजिशन ये और कर देते हैं अपन, कौन सा है ये? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देख लो आराम से, दिख रहा है ना? नेक्स्ट है आपका एक ट्रांजिशन, ये कौन सा है? ये N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है? और एक ट्रांजिशन आपका ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला। तो ये कौन सा कहलाएगा? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। टोटल कितने ट्रांजिशन हो गए? 6 ट्रांजिशन हो गए, कोई दिक्कत? अब समस्या ये आती है कि भाई इनमें से कौन से ट्रांजिशन होंगे और कौन से नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं है? तो इसके लिए सिलेक्शन रूल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बेटा? सिलेक्शन रूल। तो आपको पता है सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल है रूल्स फॉर अलाउड ट्रांजिशन। तो यहां पे बेसिकली जो है, बेसिकली यहां पे 3 टाइप के सिलेक्शन रूल चलेंगे। कितने टाइप के? पहला कहलाता है स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। दूसरा कहलाता है सिमेट्री सिलेक्शन रूल। कौन सा कहलाता है? सिमेट्री सिलेक्शन रूल। और तीसरा और जो फाइनल सिलेक्शन रूल है उसको कहा जाता है बीयर-लैम्बर्ट लॉ या बीयर-लैम्बर्ट लॉ, बीयर-लैम्बर्ट सिलेक्शन रूल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसको तो अपन अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 सिलेक्शन रूल अपन को पढ़ना जरूरी है। उसी से अपन को पता लगेगा कि कौन सा अलाउड ट्रांजिशन है, कौन सा फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है कि नहीं? तो देखो सबसे पहले स्पिन सिलेक्शन रूल की बात कर लेते हैं। तो स्पिन सिलेक्शन रूल की अवहेलना कहीं भी नहीं हो रही है यहाँ पे। क्या मतलब स्पिन सिलेक्शन रूल का? मतलब यहां पे जैसे मान लो कि इन होमो ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो +½ कंसीडर किया जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन -½ कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब भी बॉन्डिंग होती है तो इस टाइप की फिनोमेना देखा जाता है कि अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन जो है फिलअप होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हो, ये यहां से यहां जाए कहीं भी होमो से ल्यूमो, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर +½ का यहां पे है तो +½ का ही यहां जाना चाहिए, स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्पिन चेंज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। स्पिन
इन्वर्जन इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सो रैपिड देयर इज नो टाइम फॉर स्पिन इन्वर्जन। ठीक है नहीं है? तो पहला सिलेक्शन रूल ये बोल रहा है कि आपका जो स्पिन है वो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन आपका स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये अगर सिंगलेट हैं सारे के सारे, तो ये एनर्जी लेवल्स भी क्या होंगे बेटा, सिंगलेट ही होने चाहिए। अगर ये ट्रिपलेट हैं तो ये एनर्जी लेवल्स भी ट्रिपलेट ही होने चाहिए। क्लियर है? यानी कि कुल मिला की बात ये है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं होगा। तो स्पिन चेंज के लिए डेल्टा कैपिटल एस क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। अब ये जो कैपिटल एस है ये स्मॉल s1 और s2 का सम है, यानी दो इलेक्ट्रॉन में इन दोनों का सम है। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए, या अपन यूं कहते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। चक्रण बहुगुणिता भी आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए स्टेट की और इलेक्ट्रॉन की। अगर आप चेंज करवाते हो तो स्पिन फॉरवर्ड क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशंस कहलाएंगे। क्लियर है? दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सिमेट्री सिलेक्शन रूल क्या होता है। ठीक है? तो आपने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थोड़ा बहुत देखा है तो उसमें आपने ये देखा होगा कि वहां पे बहुत वर्ड यूज में लेते हैं, जिरेड अनजिरेड टाइप। ठीक है नहीं है? तो जिरेड का मतलब क्या होता है और अनजिरेड का मतलब क्या होता है? जिरेड का मतलब क्या है, अनजिरेड का मतलब क्या है? तो जिरेड ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है नहीं है? तो ऑर्बिटल विच कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री हैविंग जिरेड सिमेट्री। क्लियर है? और वो ऑर्बिटल जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती वो क्या कहलाएंगे, अनजिरेड कहलाएंगे। तो ऑर्बिटल विच डू नॉट कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, बिलोंग टू अनजिरेड सिमेट्री। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जिरेड क्या है, अनजिरेड क्या है। ठीक है कि नहीं है? तो आपको मैं बता दूंगा, अभी एक बार ये समझा देता हूं, वैसे बता देता हूं। ठीक है? कि आपका जो सिग्मा ऑर्बिटल है वो कैसा है बेटा, जिरेड है। पाई ऑर्बिटल कैसा है, अनजिरेड है। इसकी सिमेट्री हमें नहीं पता। ठीक है? ये जिरेड है और ये कैसा है, अनजिरेड है। तो हमने सिमेट्री सिलेक्शन रूल में अपन क्या कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम सिमेट्री वाले ऑर्बिटल में एंटर न करे। मैं बताता हूं, अगर कोई भगता है, ठीक है कि नहीं है, मान लो कि कोई कहीं छोड़ के जा रहा है कि मैं परेशान हो गया इस घर से, मैं दूसरे घर में जाके रहूं, और वहां पे भी अगर वही रंग ढंग मिलते हैं कि पहले वाले घर में भी माथाफोड़ी हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, अब इस घर में आ गया तो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, माथाफोड़ी हो रही है, तो वो अच्छा नहीं है सिस्टम के लिए। इधर माथाफोड़ी तो उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इधर नहीं हो रही थी तो उधर होनी चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से जो जिरेड ऑर्बिटल है, जिरेड से अनजिरेड जा रहे हैं या अनजिरेड से जिरेड में एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो अलाउड कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, अलाउड कैटेगरी में आते हैं। और जो जिरेड टू जिरेड और अनजिरेड से अनजिरेड मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं, फॉरबिडन कैटेगरी में आते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है? अब चेक करें अपन, पहला ट्रांजिशन कैसा है, जिरेड टू अनजिरेड, कैसा है, अलाउड। कैसा ट्रांजिशन हो गया ये, अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है कि नहीं है? ये देखो आप, अनजिरेड से अनजिरेड कैसा है, फॉरबिडन है कि नहीं है, फॉरबिडन, क्लियर फॉरबिडन ही है। ठीक है? अब इसमें देखो आप कैसा है, ये अनजिरेड है, ये कैसा है, जिरेड है, तो कैसा हो गया, ये अलाउड हो गया। कैसा हो गया, अलाउड हो गया। हुआ नहीं हुआ? और ये जो ट्रांजिशन आप करवा रहे हो ये वाला, ये कैसा है, जिरेड, और ये कैसा है, जिरेड, ये कैसा हो गया, फॉरबिडन। तो जो चार ट्रांजिशन अपन ने देखे उसमें से ये दोनों कैसे हैं, फॉरबिडन। और फॉरबिडन ट्रांजिशन जो होते हैं लो इंटेंसिटी के होते हैं। क्या होते हैं, लो इंटेंसिटी के होते हैं, इसलिए अपीयर नहीं होते। इनको कंसिडर नहीं करोगे, यानी कि पाई टू सिग्मा स्टार और सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन नॉट ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम। क्लियर?
केवल ये दो ट्रांजिशन एक बार अपन क्या कर रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं कि भाई ये अलाउड ट्रांजिशन है। अब आप कहोगे सर इन दो ट्रांजिशनों का क्या होगा, इनके साथ क्या डिजास्टर होगा, तो भैया एन की सिमेट्री हमें नहीं पता, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे। ठीक है यार, आ जाओ बैंड के रूप में, ठीक है कि नहीं है। तो इनको अपन कंप्लीटली फॉरबिडन न बोलकर पार्शियली फॉरबिडन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, पार्शियली फॉरबिडन कहेंगे। तो अपने पास चार ट्रांजिशन मोटे मोटे आ गए। वो चार ट्रांजिशन आपको पता है कौन कौन से हैं, पहला ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा ट्रांजिशन और चौथा ट्रांजिशन। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि ये जो चार ट्रांजिशन हो रहे हैं इनका एनर्जी ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस। तो सबसे बड़ा जो एनर्जी गैप है वो इसका है, किसका है भाई, सबसे बड़ा किसका है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में लगेगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है नहीं है। उसके बाद जो ट्रांजिशन है वो है एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर इनको बराबर बराबर गैप से बनाओगे आप तो n2 सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एक ही जैसे लगेंगे और वहां पे कंफ्यूजन होएगा कि भाई किसकी वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना, सिग्मा स्टार वाले वो पकड़ लेना कि सिग्मा स्टार वाले हाई एनर्जी के होते हैं और पाई स्टार वाले क्या होते हैं, लो एनर्जी के होते हैं। फिर आएगा आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, और सबके लास्ट में कौन सा है, n2 पाई स्टार ट्रांजिशन। गैप जितना मैंने दिया है उतना बनाना है आपको। ये गैप और ये गैप ऑलमोस्ट इक्वल है, ये गैप कम होता है, ये गैप इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर है, जो स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें ये चीजें आपको मिलेगी, कोई दिक्कत। तो ये एनर्जी ऑर्डर पूछा जाता है। पहले हमारे टाइम में जब हम नेट की एग्जाम दिया करते थे 2006-7 में, तब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आजकल नहीं आता, ट्रेंड ही नहीं है। ठीक है, नहीं कि बहुत इजी क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, ये कह सकते हैं अपन की जो CU BHU राजस्थान यूनिवर्सिटी या और अदर जो एग्जाम्स होती हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन पे ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो ये बेसिकली जो 6 ट्रांजिशन हुए थे उनमें से हमने केवल 4 ट्रांजिशन लिए हैं। उनमें से भी 2 ट्रांजिशन ऐसे हैं, ये 2 ट्रांजिशन जो कंप्लीटली अलाउड नहीं है। क्या नहीं है, कंप्लीटली अलाउड नहीं है। ठीक है, नहीं। और ये 2 ट्रांजिशन जो हैं वो कंप्लीटली अलाउड हैं, इसलिए हाई इंटेंसिटी के होंगे। क्या होंगे बेटा, हाई इंटेंसिटी के। ये कंप्लीटली अलाउड नहीं है इसलिए पुअर इंटेंसिटी के होंगे, और ये कंप्लीटली फॉरबिडन है इसलिए ऑब्जर्व्ड ही नहीं होते। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कर सकते हो आराम से। इजी है ना एकदम। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ऑर्बिटल के बारे में अपन देख लेते हैं कि ऑर्बिटल की जिरेड अनजिरेड नेचर अपन कैसे देखते हैं। तो आप देखोगे, पहले मैं बात करता हूं सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। तो आप देखोगे इधर ये आपका सिग्मा ऑर्बिटल, ये आपका दूसरा सिग्मा ऑर्बिटल है। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, पहले अपन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन में ये देखो ये ऐसे ही रहेंगी, या ओवरलैप करवा दो आप इनको, ये देखो ऐसे रहेंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आई आपकी बनेगी, यानी कि ये कैसा हो गया आपका जीरो। जबकि होता क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एक ऐसा है तो दूसरे की आपके साइन, ठीक है कि नहीं, चेंज हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है, अनजिरेड। तो आपको पता लग गया कि सिग्मा जो होता है वो जिरेड होता है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कैसा होता है बेटा, अनजिरेड होता है। कैसा होता है, अनजिरेड होता है। ठीक है कि नहीं है। तो अगर सिग्मा से सिग्मा स्टार अगर जाना चाहे कोई, तो जिरेड से अनजिरेड कैसा हो गया बेटा, अलाउड, अलाउड ट्रांजिशन, कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है वो पाई ऑर्बिटल की भी बात अपन कर लेते हैं। तो पाई ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग की बात करेंगे, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल की, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं, पता है आपको। तो इस टाइप का कुछ ये बना लेते हैं, ठीक हुई।
ये पाई बॉन्डिंग है, और पाई बॉन्डिंग में आप देख पा रहे हो, पाई बॉन्डिंग में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए कैसा है, अनजीरेड टाइप का है। कैसा है, जबकि जो पाई एंटी बॉन्डिंग है वो अपोजिट फेज में मिलेगी। काहे में मिलेगी, अपोजिट फेज में, ये देखो, ठीक है। तो ये डी ऑर्बिटल की तरह क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल की तरह शेप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डी ऑर्बिटल की तरह से, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, और इसके सेंटर पे जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री जनरेट होती है। तो ये एंटी बॉन्डिंग, ये कैसा है, जीरो। अगर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी आप देखोगे तो ये भी कैसा है, अलाउड, ठीक है। लेकिन पाई टू सिग्मा स्टार, समझ में आई, और सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन फॉरबिडन होंगे, क्योंकि उनकी क्या है, सिमेट्री मैच नहीं करती, कोई दिक्कत। और एन के लिए मैंने बोल दिया, एन की सिमेट्री हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसको रिलैक्सेशन कैटेगरी में डालेंगे, और उनको कंप्लीटली फॉरबिडन न मानकर, ठीक है कि नहीं है, ऐसे मानेंगे कि वो क्या है, पार्शियली अलाउड मानेंगे उनको, और वो एज बैंड अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास बेसिकली जो है ट्रांजिशन कितने प्रकार के आए, दो प्रकार के आए। पहला है अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन में अपने पास कौन सा बेटा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। दूसरा कौन सा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आए वो आए फॉरबिडन ट्रांजिशन, फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन में अपन इन दोनों को डाल देते हैं एक बार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। बाकी के ट्रांजिशन के बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या है, फॉरबिडन है, स्ट्रिक्ट फॉरबिडन है, इसलिए अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो जो अलाउड ट्रांजिशन है वो कैसे हैं, मोर इंटेंस बैंड के रूप में अपीयर होते हैं, मोर इंटेंस। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं लेस इंटेंस, लेस इंटेंस। काम के कौन से हैं, एक तो ये काम का है और एक ये काम का है, केवल दो ही ट्रांजिशंस अपने काम के रहेंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब हम जो है वन बाय वन जो ये चार ट्रांजिशन लिखे हैं वो वन बाय वन अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन मॉलिक्यूलों में ये ट्रांजिशन, किन किन मॉलिक्यूलों में ये ट्रांजिशन होंगे और किस किस वेवलेंथ पर ये ऑब्जर्व्ड होते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए देखो, जो पहला ट्रांजिशन है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है बहुत सिंपल रहेगी कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन कहाँ हो, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो में, तो वो ट्रांजिशन क्या कहलाएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहलाएगा। आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि ये जो ट्रांजिशन होते हैं बिलो 150 नैनोमीटर होते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो 200 नैनोमीटर के आसपास के एरिया को कवर कर पाते हैं, जैसे इथेन है, आपका इथेन जो है 135 नैनोमीटर पर ही एब्जॉर्ब होता है, और जो आपका ऑक्सीजन है वो लगभग 200 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व होता है। जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक वो 150 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से ट्रांजिट करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांजिट करेंगे कहाँ पे, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ये ट्रांजिशन जो होते हैं 150 नैनोमीटर से नीचे आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये वैक्यूम यूवी रीजन में आ रहे हैं, आपके कौन से रीजन में आ रहे हैं, फार यूवी रीजन में आ रहे हैं, वैक्यूम यूवी रीजन में आ रहे हैं, और लेस इंफॉर्मेटिव है। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हर एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में आपको सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा, और जो बेसिकली जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोटिव है वो पाई बॉन्ड को डिटेक्ट करना है, कॉन्जुगेशन को डिटेक्ट करना है, बेंजीन रिंग को डिटेक्ट करना है, ठीक है नहीं है। तो ये ट्रांजिशन अपने काम के नहीं है। हाई एनर्जी ट्रांजिशन है और हाई एनर्जी ट्रांजिशन है, लो वेवलेंथ ट्रांजिशन है, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट जो है अपना वो है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यानी कि नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो ऑर्बिटल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहलाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है
कि ये जो ट्रांजिशन होते हैं उन कंपाउंड में पाए जाएंगे जिनमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों, यानी कि हेटेरो एटम आए, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनमें से कोई आए जिनके पास लोन पेयर हो, या फिर हेलोजेंस आ सकते हैं आपके, ठीक है नहीं है। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रांजिशन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप मिथाइल क्लोराइड में जाओगे और मिथाइल आयोडाइड में जाओगे तो लॉट ऑफ डिफरेंस मिलेगा लैम्डा मैक्सिमम का, ठीक है नहीं है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप बढ़ाओगे वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है वो बढ़ जाएगा, होमो और ल्यूमो का। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो जो ल्यूमो आपका होमो ऑर्बिटल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो होमो ल्यूमो का गैप बढ़ जाएगा जिससे ज्यादा एनर्जी और वेवलेंथ कम लगेगी। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो मिथाइल क्लोराइड का जो है वो 173 पर है। कितने पर है मिथाइल क्लोराइड का? यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड का जो है 173 पर है, जबकि मिथाइल आयोडाइड का 258 नैनोमीटर पर है। इसी प्रकार मिथाइल एल्कोहल का देखोगे 183 पर है और वाटर का जो है 167 नैनोमीटर पे है, ठीक है नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी इंक्रीज होती है तो ये वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, एनर्जी ज्यादा चाहिएगी तो वेवलेंथ क्या चाहिएगी आपकी? कम चाहिएगी, ठीक है नहीं है। यहाँ पे थ्योरेटिकल भी मैंने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे कि एल्किल हैलाइडों में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ट्रांजिशन की इंक्रीजेज होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन के साथ साथ, ठीक है नहीं है। और ये क्यों होता है ये मैंने समझा दिया है आपको, क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है अपना जो थर्ड ट्रांजिशन है वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, ठीक है नहीं है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है और ये ट्रांजिशन वहां मिलेगा जहां पे पाई बॉन्ड मिलेगा। इसका जो रीजन होता है वो बेसिकली होता है 170 to 190 नैनोमीटर के आसपास। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन ऐड करोगे ये 200 को क्रॉस करेगा आराम से, ठीक है नहीं है। फैक्टर फैक्टिंग अपन देखेंगे तो जैसे इथाइलिन है वो लगभग 171 के आसपास आपकी लैम्डा मैक्सिमम शो करती है और अनकंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंडों में ये ट्रांजिशन कितने पे होता है आपका? दिख रहा होगा आपको 180 to 190 के बीच में। जो एसीटोन है आपका वो 188 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो एग्जाम में जो है इनके रीजंस पूछे जाते हैं, इनके रीजंस क्या हैं, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से। डायग्राम में समझने की कोशिश करना कि ये अपना बॉन्डिंग एमओ है, ठीक है नहीं है। ये दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये होमो की भूमिका निभा रहा है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है नहीं है। तो इसका ट्रांजिशन अपन कैसे दिखाएंगे? ऑर्बिटल वाइज। तो ये जो ऑर्बिटल है ये आपका बॉन्डिंग है, ये जो ऑर्बिटल है अलग से दिया हुआ है, ये वाला दो ऑर्बिटल अलग से दिए हुए हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट होते हैं, इसी ट्रांजिशन को अपन क्या बोलते हैं? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है अपना एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता है बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड एस्टर एमाइड एनहाइड्राइड इनमें मिलेगा, वेरिएबल रीजन के साथ आता है, ठीक है नहीं है, वेरिएबल रीजन के साथ आता है। और इसका जो डेजिग्नेशन है वो एन टू पाई स्टार इस प्रकार से रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे कम सबसे कम एनर्जी इसको चाहिएगी, यानी कि इसकी वेवलेंथ जो है बहुत ही ज्यादा रहेगी, ठीक है नहीं है। आप देखोगे तो एसीटोन जो है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कितने पर शो कर रहा है, जबकि एसीटोन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन 188 नैनोमीटर पे शो हो रहा था, जबकि ये 280 के आसपास यानी 100 नैनोमीटर का डिफरेंस आपका आ गया है, क्लियर है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से ये जो चार ट्रांजिशंस हैं वो बता दिए हैं मैंने। अब देखो कार्बोनिल में ये ट्रांजिशन कैसे होते हैं वो बताए मैंने, अब समझने की कोशिश करना है इसमें कि कार्बोनिल में नॉन बॉन्डेड है आपके पास, ठीक है नहीं, ये कौन से नॉन बॉन्डेड है? ये ऑक्सीजन के ऊपर हैं जो, और वो जो प्लेन में नहीं है, ठीक है नहीं है। ये सिग्मा वाले हैं, ये पाई वाले हैं, ये नॉन बॉन्डेड है जो प्लेन में है, ठीक है नहीं है। तो प्लेन वाले ही ट्रांजिट
करते हैं। क्लियर है? तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, देखो ज्यादा एनर्जी का है, और ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। जो कैसे दिखाया हुआ है, ये देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो ऐसे आएगा आपका इस प्रकार से, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इस प्रकार से आएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पी वाई ऑर्बिटल को कंसिडर किया है। तो आपको एनर्जी डिफरेंस पता लग रहा होगा, ये लगभग जो ट्रांजिशन है ये 188 नैनोमीटर का है बताया है, और ये जो ट्रांजिशन है वो लगभग 280 नैनोमीटर यानी 279 नैनोमीटर का है। तो इसका मतलब एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो सबसे कम एनर्जी की होंगे, सबसे लेसर एनर्जी की होंगे। कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन की बात हो गई है, अब जो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है आपकी वो सिलेक्शन रूल के हिसाब से है। स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए, सिमेट्री चेंज होनी चाहिए, यानी कि सेम सिमेट्री के ऑर्बिटलों में ट्रांजिशन नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि ई मैक्सिमम आपकी कैलकुलेट करवाता है, ई मैक्सिमम कैलकुलेट करवाता है डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ पे पी जो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, और ए जो है वो टारगेट एरिया है। क्या है? टारगेट एरिया। टारगेट एरिया का मतलब ये हो गया कि आपका जो मॉलिक्यूल उसमें किसको टारगेट कर रहे हो आप, सिग्मा बॉन्ड को कर रहे हो, लोन पेयर को कर रहे हो, या फिर किसको कर रहे हो? ठीक है कि नहीं है? क्रोमोफोर की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? तो इसकी जो क्रोमोफोर की जो लेंथ होती है वो कितने ऑर्डर की होती है? देखो इधर 10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के आसपास की होती है। तो ये आप ध्यान रखना, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन में ई मैक्सिमम 21,000 आता है, ये कैलकुलेटेड है इसी फॉर्मूले से। क्लियर है? और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन की कैटेगरी में आ रही है, और उनकी जो वैल्यू है वो 104, ई मैक्स की वैल्यू 104 से आपको ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? 104 से। और अगर ई मैक्स की वैल्यू 104 से कम है तो ये समझ जाना कि वो एन टू पाई स्टार फोरबिडन ट्रांजिशन है। ठीक है नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी अपन किससे देते हैं? ई मैक्सिमम से देते हैं, और ई मैक्सिमम की कैलकुलेशन अपन यहां से करनी है। क्लियर है? तो अपन को एक आइडिया लग गया कि 104 से ऊपर हो वो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, और 104 से नीचे हो वो कौन से ट्रांजिशन होते हैं बेटा? फोरबिडन ट्रांजिशन माने गए हैं। ठीक है नहीं है? नेक्स्ट जो है वो है, ये मैंने बताया था थर्ड लॉ आपको, एब्जॉर्प्शन लॉ है, मोलर एब्जॉर्बिटी है, यानी कि थर्ड सिलेक्शन रूल है ये, जिसको आप बियर-लैम्बर्ट लॉ बोलते हो। तो बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है? ए इक्वल टू, ठीक है, ECL इक्वल टू log I0 अपॉन IT इक्वल टू log 1 अपॉन T। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। बाकी की इसको डिटेल से मैं अलग वीडियो में करूंगा, बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा इसको। इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं वगैरह सारे के सारे वहां डिस्कस करूंगा। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल फॉर्मूला बताया आपको, और यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है पता होनी चाहिए। ए आपका एब्जॉर्बेंस कहलाता है, I0 आपकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। ठीक है कि कैसे? ये सैंपल सेल है, इसमें सैंपल भरा गया है अपना, और यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है उसकी इंटेंसिटी I0 है, जो यहां से बाहर निकल रही है उसकी ट्रांसमिटेड है। क्या है? ट्रांसमिटेड है। C कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का, और ये जो L है वो इसकी लेंथ है। क्या है? लेंथ है। और ये जो E है मोलर एब्जॉर्बिटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहलाती है। कोई दिक्कत? एब्जॉर्बेंस है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। क्या है भाई? यूनिटलेस क्वांटिटी। कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलेंगे, इसको डिटेल से करेंगे पर यहां पे नहीं करेंगे अपन। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात है तो इंस्ट्रूमेंटेशन शुरुआत में भी जब मैंने बात की थी एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तब इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने बताया था सोर्स होना चाहिए, मोनोक्रोमेटर होना चाहिए। देखो मोनोक्रोमेटर है, ठीक है कि नहीं है? मोनोक्रोमेटर किसी सैंपल से पास होएगा, देखो सैंपल से पास हो रहा है, फिर डिटेक्टर होना चाहिए, फिर एम्पलीफायर होना चाहिए, और लास्ट में रिकॉर्डर होना चाहिए। और आपका जो यूवी स्पेक्ट्रम है वो एक बैंड के रूप में आएगा, और ये जो यूवी स्पेक्ट्रम है
मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और लैम्डा मैक्सिमम यानी कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम के अपोजिट खींचा जाता है। इस टाइप का कुछ ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से। ये आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, चेक कर लेना। ये भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका सैंपल हैंडलिंग। तो सैंपल हैंडलिंग में हमें सबसे पहले तो सोलवेंट की जरूरत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें बेटा? सोलवेंट है। ठीक है कि नहीं है? और आपको ये ध्यान में रखना है कि बीयर-लैम्बर्ट लॉ किसी भी प्रकार से वॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब बीयर-लैम्बर्ट लॉ की लिमिटेशन को आप ध्यान में रखोगे। होमोजीनस रखना है आपको, इम्प्योरिटी लेस रखना है। ठीक है नहीं है? सोलवेंट भी ऐसा रखना है जो थर्मली स्टेबल हो, डिकम्पोज नहीं हो, या वो किसी के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं हो, इस टाइप का। तो वाटर और इथाइल एल्कोहल, डाइऑक्सेन वगैरह है, साइक्लोहेक्सेन, एन-हेक्सेन, ये यूनिवर्सल सोलवेंट की तरह यहाँ पे काम में लिए जाते हैं। क्लियर है? तो सैंपल हैंडलिंग में इतना ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सैंपल को किस में रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, और क्या क्या सोलवेंट यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, की एब्जॉर्प्शन बैंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझने की कोशिश करना। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आप मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट और वेवलेंथ के बीच में कर्व खींचोगे तो कुछ इस टाइप के कर्व आएंगे, इस टाइप। ठीक है कि नहीं है? और ये जो लिखा है मैंने, ये यूवी बैंड है। क्या है बेटा? यूवी बैंड। और ये यूवी बैंड क्या होता है? ये यूवी बैंड क्या है? तो ये है, आपको बता दूं मैं, ये है कॉम्पैक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी overlapped lines arises from transitions between vibrational एंड रोटेशनल लेवल। ये खास बात है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जो अपना इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसको पार करना है तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के। मॉलिक्यूल खुद भी क्या ट्रांजिशन शो करता है बेटा? रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो करता है। और उन ट्रांजिशंस की छोटी छोटी यहाँ पे क्या आती है बेटा? लाइंस आती हैं। वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं और वो ओवरलैप होकर क्या बनाती हैं? यूवी बैंड का फॉर्मेशन करती हैं। ये समझ में आया आपको? यूवी बैंड कैसे बनेगा? यूवी बैंड हमेशा और हमेशा बनता है, यूवी बैंड बनता है किससे? रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, उन ट्रांजिशंस में जो लाइंस आ रही हैं, उन लाइंस की ओवरलैपिंग से बैंड बनते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे। देखो इधर, तो ये आपका जैसे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अपन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पाई आपका व्यू है, ये लोअर आपका एनर्जी लेवल है, ये अपर एनर्जी लेवल है, और ये क्या है बेटा? वाइब्रेशन लेवल्स हैं, और ये रोटेशन लेवल्स हैं। दिख रहे हैं आपको? ये वाइब्रेशन लेवल्स है दो, और ये आपके रोटेशन लेवल है। तो यहां से रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं, और रोटेशनल ट्रांजिशन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो हो रहे हैं, यहां पे क्या है? ये दिया हुआ है अकेला व्यू, और ये दिया हुआ है एक्सपेंडेड व्यू। भाई किस प्रकार से ट्रांजिशन होंगे? तो आप देख रहे हो रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों ट्रांजिशन यहाँ पे अपन कंसीडर करेंगे। तो वो जो लाइंस आएंगी इन ट्रांजिशंस की, वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी और वो कॉम्पैक्ट या कंबाइंड होकर और यूवी बैंड को जन्म देती हैं, यूवी बैंड के रूप में अपीयर होती है। कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अब हमें जो है एब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में पढ़ने हैं कि अपने यहाँ पे कितने प्रकार के बैंड आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो यूवी बैंड है वो आपके जो होंगे बेसिकली 4 प्रकार के होंगे। पहला बैंड होगा आपका के बैंड, ठीक है। दूसरा बैंड जो होगा वो आर बैंड होगा,
आर बैंड होगा। तीसरा जो बैंड है वो बी बैंड होगा, और चौथा बैंड जो है वो ई बैंड होगा। 4 बैंड है टोटल, ठीक है। बैंड का ओरिजिन कैसे होता है आपको पता लग गया। देखो के बैंड जो है वो कॉन्जुगेशन के कारण आता है। किसके कारण आता है? कॉन्जुगेशन। कैसे कॉन्जुगेशन अभी बताऊंगा मैं आपको। ये एक जर्मन वर्ड है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण आएगा, और ये आता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण। रेडियो कलरेटिंग बैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है। नहीं, जो कलर कंपाउंड होते हैं उनमें बेसिकली कौन सा बैंड पाया जाता है, और ये कहलाता है बेंजीनोइड बैंड। और ये भी बेंजीन का ही बैंड है, लेकिन इसको अपन बोलते हैं इथेनोलिक बैंड। क्या बोलते हैं बेटा? इथेनोलिक बैंड। कोई दिक्कत? ये 4 बैंड आएंगे, जिसमें से 2 तो आपके बेंजीन के, हालांकि के बैंड भी बेंजीन में आपको मिल जाएगा आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं है तो अपन 1 बाय 1 सारे बैंड देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है के बैंड। तो के बैंड जो है जर्मन बैंड कॉन्जुगेराइड से बना हुआ है, और ये जो बैंड होता है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण अराइजेज होता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? कौन से बैंड के कारण आता है? किसके कारण आ रहा है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण आ रहा है, ठीक है। नहीं है तो 1,3-ब्यूटाडाइन में जो के बैंड होता है वो 217 नैनोमीटर के आसपास आता है। ई मैक्सिमम इसकी इतनी होती है। और एक्रोलीन जो होती है आपकी, एक्रोलीन का मतलब ये वाला, ठीक है। एक्रोलीन में जो बैंड आ रहा है के बैंड, वो 210 नैनोमीटर पे आ रहा है। ई मैक्सिमम इसका कितना रहेगा? तो कुल मिला के बात ये है कि जो के बैंड होता है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से आता है। बाकी की आपको ये ध्यान में रखना है। और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब आपको समझ गए कि ई मैक्सिमम जो है 10⁴ के आसपास रहेगा, ठीक है। नहीं है 10,000, 15,000, 25,000, 21,000, 20,000, इसी हिसाब से आपके जो है लैम्डा मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो बैंड है आपका वो है आर बैंड, ठीक है। नहीं है आर बैंड होता है रेडिकल लाइट। कैसा होता है? रेडिकल लाइट। रेडिकल आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, कलर शो करते हैं, ठीक है। नहीं है रेडियो कलरेटिंग बैंड है, ठीक है। नहीं है कौन से ट्रांजिशन के कारण होता है? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण होता है। कोई दिक्कत? जैसे एसीटोन में जो आर बैंड होता है वो 2798 280 नैनोमीटर के आसपास होता है। एक्रोलीन में ये जो है वो 315 नैनोमीटर के आसपास होता है। अब ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो एन टू पाई स्टार है। इनकी ई मैक्सिमम चेक करना बेटा। ई मैक्सिमम किसी की 14 आ रही है, किसी की 15 आ रही है, किसी की 50 आ रही है, ठीक है। 104 से नीचे नीचे आएगी। दिख रहा है नहीं दिख रहा? एसिटोफिनोन में देखो कितने पे है? 319 नैनोमीटर पे। तो आर बैंड दिख रहा है, ये आर बैंड है आपका। अब देखेंगे अपन बी बैंड और ई बैंड। बी बैंड बेंजीनोइड बैंड है, बेंजीन का बैंड है, ध्यान रखना। तो बेंजीन का बैंड 256 नैनोमीटर पे आता है, ये फिक्स है, ये याद लेना आप, ठीक है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण आता है। एसिटोफिनोन में ये देखोगे आप 278। एसिटोफिनोन फिर भी याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेंजीन का तो ध्यान रखा कम से कम 256 नैनोमीटर के ऊपर। और ई बैंड है वो इथेनोलिक बैंड होते हैं, बी बैंड की तरह ही होते हैं ये भी, ठीक है। नहीं है और 2 प्रकार के बेंजीन शो करता है, एक E1 E2। तो E1 तो है आपका 180 के आसपास, और E2 है 200 नैनोमीटर के आसपास होता है। इनकी ई मैक्सिमम बी बैंड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नहीं है तो बेंजीन में आपके कितने प्रकार के बैंड है? 3 प्रकार के बैंड है, बी बैंड है, ई बैंड है और के बैंड है, ठीक है। नहीं है सबसे ई मैक्सिमम किसकी है? के बैंड की। फिर किसकी है बेटा? ई बैंड की। और फिर सबसे कम किसकी होती है? बी बैंड की होती है। मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है कि बेंजीन में किस प्रकार से बैंड आते हैं, ठीक है। नहीं तो ये तो आपका बी बैंड आ गया, एनिलीन में है बी बैंड है, और ये है आपका E2 बैंड जो 230 नैनोमीटर पे। अब देखो आप बी बैंड की इंटेंसिटी कितनी आ रही है, जबकि E2 बैंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। नहीं है नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा क्रोमोफोर कंसेप्ट की। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं? क्रोमोफोर बेसिकली कलर इंपार्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कलर इंपार्टिंग ग्रुप होते हैं जो मॉलिक्यूल में कलर इंट्रोड्यूस करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसकी ये जो लाइनें लिखी हैं यहाँ पे, ये सारी बारीक तरीके से आपको पढ़नी है,
ठीक है। द टर्म क्रोमोफोर वाज अप्लाइड टू द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू ए कंपाउंड, द डेरिवेशन फ्रॉम ग्रीक क्रोमोफोर यानी कलर कैरियर, क्या बोलते हैं इनको, कलर कैरियर, ठीक है नहीं है। तो शुरुआत में जब एजोडाइज जो एरिल कॉन्जुगेटेड थे एजो ग्रुप, उनको आप मतलब माना गया था कि यही प्रिंसिपल क्रोमोफोर है, ठीक है नहीं है। और नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं वो येलो कलर होता है, वो NO2 ग्रुप के कारण होता है, यानी कि NO2 ग्रुप भी आपका क्या है, क्रोमोफोर है। द टर्म हैज बीन रिटेन्ड विद इन एन एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन टू imply any functional group that absorb electromagnetic radiation, ठीक है, whether or not color thereby produced। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि हमें क्रोमोफोर का जो नया कंसेप्ट है वो क्या है। कलर से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए कि जो हमारा ग्रुप है वो उस रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है कि नहीं है। तो उस बेसिस पे हमें क्या बनाए गए हैं, यहां पे क्रोमोफोर बनाया गया है, ठीक है। दस द कार्बोनिल ग्रुप इज ए क्रोमोफोर इन बोथ यूवी एंड IR टर्म, ठीक है नहीं, इंफ्रारेड टर्म, इवन दो दे आइसोलेटेड CO ग्रुप इज इनसफिशिएंट पावरफुल टू इंपार्ट कलर ए कंपाउंड। CO ग्रुप अकेला क्या नहीं कर सकता बेटा, कलर इंपार्ट नहीं कर सकता, फिर भी इसको क्या माना गया है, इसको माना गया है कि ये क्रोमोफोर होगा। वैसे बेसिकली देखा जाए तो जिनमें मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो सारे के सारे आपके क्रोमोफोरिक ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट देखोगे, देखो ये एक्चुअल में लिखी हुई डेफिनेशन है, यहाँ पे सारे ग्रुप हैं। ए कोवलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन इन यूवी और विजिबल रीजन, कलर का कहीं भी नाम नहीं आया है, बात समझ में आई। हमें क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, कोई सा भी ग्रुप हो भैया पर्टिकुलर रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा वो क्रोमोफोर कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन ने कह दिया कि यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करने वाला क्या कहलाएगा, क्रोमोफोर। तो आपका देखो एल्कीन आ गई, एल्काइन आ गई, कार्बोनिल कंपाउंड आ गए, साइनाइड्स आ गए, ठीक है, ये एजो आ गया, ये NO2 ग्रुप हो गया, ये सारे क्या है बेटा, क्रोमोफोर हैं, ठीक है नहीं है। तो क्रोमोफोर जो है दोनों प्रकार के ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, N टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रोमोफोर है इनमें बेसिकली कौन सा ट्रांजिशन मिलेगा आपको, पाई टू पाई स्टार, जबकि ये वाले हैं इनमें दोनों प्रकार के ट्रांजिशन आपको मिलेंगे, पाई टू पाई स्टार और N टू पाई स्टार। सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं इसलिए N टू सिग्मा स्टार भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है नहीं है। और इनकी जो देखो इधर यहां पे लिखा हुआ है, ढंग से समझना कि वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर देयर आर नो सेट रूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोफोर। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ वगैरह किससे, बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होता है, कॉन्जुगेशन से होता है, आपका पोलरिटी से होता है, स्ट्रेंथ से होता है, ठीक है नहीं है, कोई स्टेरिक इफेक्ट होता है, उससे भी आपका ये जो वेवलेंथ वगैरह है वो डिसाइड होती है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एक बहुत छोटा सा कॉमन सब्स्टिट्यूशन बनता है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो क्रोमोफोर होते हैं वो कलर कौन से ट्रांजिशन के कारण देते हैं। तो आपको ध्यान रखना कलर के लिए N टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही जवाब देना है, क्योंकि R बैंड के कारण ही कलर आएगा। किसके कारण आएगा बेटा, R बैंड, और R बैंड किसके कारण होता है, N टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मत करके आ जाना, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है अपना, ये एग्जाम्पल है, लिखे हुए हैं सारे क्रोमोफोर और इनकी लैम्डा मैक्सिमम कितनी है और ई मैक्सिमम कितनी है, और कौन कौन से ट्रांजिशन शो कर रहा है और किस किस सॉल्वेंट में शो कर रहा है, ठीक है नहीं है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम जो है वो भी ग्रीक वर्ड से ही लिया हुआ है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। अब किसको इंक्रीज करेगा, अगर कोई कंपाउंड कलर शो कर रहा है तो उसकी कलर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा ऑक्सोक्रोम। क्या करेगा बेटा, कलर एनहेंसिंग ग्रुप होते हैं, जनरली लोन पेयर कंटेनिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जिनके पास लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर वाले सारे आ जाएंगे आपके, हेलोजन्स आ जाएंगे,
OR आ जाएगा, OH आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, NR2 आ जाएंगे। ये सारे सारे किसमें आते हैं बेटा? ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप में आते हैं। ठीक है नहीं है? एक चीज और ध्यान रखना, जो मिथाइल वगैरह होते हैं एल्किल ग्रुप, वो भी ऑक्सोक्रोम की कैटेगरी में ही आते हैं। आप लैम्डा मैक्सिमम जब कैलकुलेट करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि एल्किल ग्रुप का भी हम जो है एल्किल रेजिड्यू के रूप में लेके +5 नैनोमीटर या +8, 10, 12, 18 नैनोमीटर हम इसका ऐड करते हैं किसमें? बेस वैल्यू में। तो मिथाइल ग्रुप भी आपका या एल्किल ग्रुप भी किस कैटेगरी में आता है बेटा? ऑक्सोक्रोम की कैटेगरी में आता है। तो ऑक्सोक्रोम क्या है? बेसिकली कलर एनहेंसिंग ग्रुप है, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। देखो कैसे पता लगेगा। covalently saturated group which when attached to a chromophore change both wavelength and intensity of absorption maximum is known as oxochrome। वही बात है, यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं देखो NH2 OH SH हेलोजेंस। ठीक है नहीं है? अब ये ध्यान रखना कि ऑक्सोक्रोम जो है लैम्डा मैक्सिमम को भी इंक्रीज करता है और ई मैक्सिमम को भी इंक्रीज करता है, दोनों को इंक्रीज करने का काम करता है। जनरल ट्रेंड है ऑक्सोक्रोम का लगना बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एक साथ देता है और उसका डिस्टोर्शन जो है अपोजिट देता है, हिप्सोक्रोमिक देगा और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट देगा। ठीक है नहीं है? ये देख लेना एग्जांपल के साथ दिया हुआ है। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में आप देखोगे कि बेंजीन 256 नैनोमीटर पर आपका क्या शो करती है? बी बैंड शो करती है, कर रही है ना? जबकि जो एनिलीन थी आपने देखा था, एनिलीन जो है 280 नैनोमीटर के आसपास देती है। यानी कि ऑक्सोक्रोम इंक्रीज करोगे आप, ऑक्सोक्रोम ऐड करोगे तो ऑक्सोक्रोम क्या करेगा? कॉन्जुगेशन को इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा होमोल्यूमो के गैप को क्या करेगा? कम करेगा। होमोल्यूमो का गैप जितना कम होगा एनर्जी उतनी ही कम चाहिएगी, वेवलेंथ उसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? तो ये सब किसके कारण हुआ है? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के कारण हुआ है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा है ध्यान रखना, जैसे बेंजीन डज नॉट डिस्प्ले कलर। ठीक है नहीं है? क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता? इसके पास क्रोमोफोर नहीं है। लेकिन जैसे नाइट्रोबेंजीन की बात करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप क्या है? क्रोमोफोर है, येलो कलर आपको दिखा रहा है। तो इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप क्या है बेटा? क्रोमोफोर की तरह बिहेव करता है। जबकि देखो इधर पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन डीप येलो कलर शो करता है। तो OH ग्रुप जो आ गया इसके पैरा पोजीशन पर इसी नाइट्रोबेंजीन की, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है नहीं है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपने ये कहा कि सर ऑक्सोक्रोम और जो क्रोमोफोर है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, नहीं होगा डायरेक्टली अटैच। जरूरी नहीं है कि हर केस में डायरेक्टली अटैच हो। ठीक है, थ्रू द पाई सिस्टम को अटैच हो सकता है। ऑक्सोक्रोम इज कॉन्जुगेटेड विद क्रोमोफोर N2। ठीक है नहीं है? कैसे हुआ है ये? पैरा का केस है, ऐसे होता है ये, देखो ये वाला ऐसे। तो ये इसके कॉन्जुगेशन में एक तरीके से थ्रू द बेंजीन रिंग। ठीक है नहीं है? और इसी प्रकार का जो बिहेवियर है वो एजोबेंजीन के केस में भी देखा जाता है। तो एजोबेंजीन तो रेड कलर का होता है, जबकि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कैसा होता है? डार्क रेड, ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है नहीं है? तो इसका मतलब जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है आपका वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सोक्रोम की तरह। ठीक है नहीं है? फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑक्सोक्रोम है अपने वो दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक में वो जो OH आयन आराम से दे सके और बेसिक वो जो प्रोटॉन ले सके। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन वाले बेसिक ऑक्सोक्रोम है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एसिडिक ऑक्सोक्रोम कौन सा है और बेसिक ऑक्सोक्रोम कौन सा है। क्लियर है? नेक्स्ट जो अपन चेक करेंगे वो करेंगे एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट, कि जो लैम्डा मैक्सिमम और ई मैक्सिमम है उसमें हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं, और उसमें अगर चेंजेस हुआ तो उसका कोई स्पेसिफाई नाम है क्या, वो नाम हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और ये चेंजेस जो है वो कैसे होते हैं, कौन करता है। ठीक है कि नहीं है? चलें